तो आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारा एक जो है वह PYQ था। PYQ इससे पहले हमारा हुआ था। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और पूरा आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कराई जाएगी और पूरा 1 से आपके 100 तक के क्वेश्चन का संपूर्ण डिटेल्स के साथ आपको मैं निचोड़ बताऊंगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 से 2 तक अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ लिखा है और दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ कह रहा कि प्रेमत का स्वेच्छाचारी का दे रखा है, तो दूसरा शब्द पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है उन्मत्त, बी में है प्रतिष्ठित, सी में है परितप्त और डी में है आपका उत्कृष्ट। तो एक शब्द आपका प्रेमत और स्वेच्छाचारी दे रखा है, तो दूसरा शब्द क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए इसका दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्मत्त हो जाएगा। और देखिए कनक का एक अर्थ आपका धतूरा दे रखा है, तो दूसरा अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए प्रसाद नहीं होता है कनक का अर्थ, ना ही कसौटी होता है और ना ही आभूषण होता है। ये क्या होता है? तो दूसरा अर्थ जो आपका कनक का होता है वह सोना होता है। तो क्या हो जाएगा? कनक का एक अर्थ आपका जो है धतूरा होता है और दूसरा सोना होता है। तो विकल्प नंबर हमारा डी दूसरे का करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का जो है चयन करना है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तद्भव शब्द बता कह रहा है ना, तद्भव शब्द चुनने के लिए कह रहा है। तो इन चारों विकल्पों में तद्भव जो हमारा हो जाएगा वह प्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यास जो हो जाएगा वह तद्भव हो जाएगा। बाकी आपका उद्वेग दे रखा है और आपका प्रांगण दे रखा है और आश्रम दे रखा है। यह तीनों कैसे शब्द हो जाएंगे? तो यह तीनों जो हो जाएंगे वह तत्सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यह तीनों तत्सम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा प्यास करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है चौथा नंबर, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पे घटा घटा 2 बार प्रयोग हुआ है और जहाँ आपका 2 बार प्रयोग हो और उसका अर्थ आपका भिन्न भिन्न हो, वहाँ पे हमारा हमेशा यमक अलंकार होता है। तो इसमें हमारा यमक अलंकार हुआ है और देखिए घटा घटा का यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है और अर्थ के आधार पर यह आपका अलग अलग हो जाएगा। तो यमक अलंकार हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि चाकू शब्द का बहुवचन बताना है। तो चाकू का बहुवचन क्या हो जाता है? तो देखिए चाकू का बहुवचन आपका चाकुए नहीं होता है। यह क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाकुओं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चाकुओं हमारा इसका सही बहुवचन हो जाएगा। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, चाकू का बहुवचन बहुत बार पूछता है, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान देखिएगा, आपका चाकुओं हो जाता है। कह रहा 6 से 7 तक आपका वाक्य दे रखा है और कह रहा है उसमें कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में आपको त्रुटि नज़र आ रही है, अगर आपको ए भाग में त्रुटि नज़र आ रही है, चाहे बी भाग में, चाहे सी भाग में, तो उस गोले को आपको क्या कर देना है? तो उस गोले को काला कर देना है। अगर उस गोले में अगर आपको कोई त्रुटि नहीं नज़र आ रही हो, तो आपको डी वाले भाग को जो है पूरी तरह से काला कर देना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो इसमें क्या त्रुटि नज़र आ रही है? तो ए पार्ट में, बी पार्ट में या सी पार्ट में, या अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आपको डी पार्ट का चयन करना है। तो देखिए अगर यहाँ बात करें तो देखिए खरीदनी दे रखी है ना, यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए खरीदने हैं। क्या है? तो यहाँ पर मुझे 2 किलो लीची खरीदने हैं। तो ये हमारा होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए खरीदनी दे रखा है। तो अगर यहाँ पर हमारा क्या हो जाए? तो यहाँ पर खरीदने हैं, क्या होना चाहिए था? खरीदने हैं। तो ये होता तो हमारा ज़्यादा बेटर होता। इस वजह से हमारा जो है सी पार्ट में जो है गलत हो जाएगा। तो सी पार्ट को जो है हम यहाँ पे ब्लैक कर देंगे। आगे देखिए कह रहा कि अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो, इसमें कौन से पार्ट में त्रुटि है? तो ए पार्ट में अपने अपने किताबें, बी बस्ते में, सी डाल लो या डी है इसमें से आपको कोई त्रुटि नहीं नज़र आ रही है। तो देखिए मैं देखा तो मुझे इस भाग में आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है त्रुटि नज़र आ रही है। अपने अपने की जगह क्या होना चाहिए था?
यहाँ पर अपनी अपनी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पर अपनी अपनी होना चाहिए था कि अपनी अपनी किताबें जो है बस्ते में डाल लो। यहाँ पर अपनी अपनी होता तो बेटर होता, लेकिन हमसे कह रहा कि त्रुटि अगर किसी भाग में हो तो देखिए मुझे पता चल गया कि ए पार्ट में त्रुटि है, तो मैंने ए पार्ट के जो है ब्लैक कर दिया, अर्थात ए पार्ट को जो है मैंने सही कर दिया। ए पार्ट में हमारी त्रुटि है। 8वां नंबर कह रहा कि रित्य अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए संधि से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और संधि की बात करें तो रित्य अनुसार अगर संधि पूछ रहा है तो रीति प्लस अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें हमारा रीति प्लस अनुसार हो जाएगा। अब इसमें बात करें, देखिए इसमें यह भी पूछता है कि इसमें संधि कौन सी हो जाएगी। तो इसमें अगर संधि हो जाएगी तो आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी? इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम करेक्ट कर देंगे। 9 नंबर है, पंकज किसका पर्यायवाची होता है। तो पंकज किसका पर्यायवाची होता है? तो देखिए पंकज जो होता है वह, पंकज का अर्थ आपका क्या होता है? तो कमल का होता है। किसका? पंकज का पर्यायवाची कमल होता है। आँख का आपका क्या होता है? तो आँख का आपका लोचन होता है। क्या होता है? लोचन होता है। और बात करें वस्त्र का, आपका पट होता है, कपड़ा होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। इस बार आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तत्सम इस पार्ट में अगर ए और बी और सी में देखें और डी में देखें तो हमें किस पार्ट में तत्सम शब्द दिखाई दे रहा है? तो देखिए हमें निकृष्ट, किसमें? निकृष्ट में हमें तत्सम शब्द दिखाई दे रहा है। बाकी आपका तीखा हो गया, और आपका अटारी हो गया, और गहरा हो गया। यह क्या हो जाएंगे? ये जो आपके तीनों हो जाएंगे यह तद्भव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यह तीनों तद्भव हो जाएंगे। इस वजह से हम जो है निकृष्ट को जो है करेक्ट कर देंगे। अभी 11 से 12 तक आपको लोकोक्तियाँ और मुहावरे दे रखे हैं, उनका सही अर्थ चुनाव करके आपको चुनकर लिखना है। तो देखिए 11 नंबर में कह रहा कि ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या हो जाता है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ हो जाता है आपका बहुत अधिक खाने वाले को जो है बहुत कम देना। तो आप देखोगे अगर ऊँट का मुंह बहुत बड़ा होता है और अगर उसे हम थोड़ा सा खाना दें तो उसको पता नहीं चलेगा। तो इसी के अर्थ में हम लगा देते हैं कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। अब यहाँ देखिए कह रहा कि जूता चाटना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? जूता चाटना। तो देखिए जूता चाटने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशामद करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 का ऑप्शन नंबर डी हमारा खुशामद करना जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे 13 नंबर है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए वह अगले साल आएगा, यानी यहाँ पर मुझे अलगाव नज़र आ रहा है। क्या आ रहा है कि देखिए जैसे अगर एक व्यक्ति यहाँ पर हो और वह यहाँ पर गया हो, अगर वह अगले साल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मुझे अलगाव नज़र आ रहा है, और अलगाव के लिए जो है हमें आपादान कारक जो है करेक्ट हो जाता है। क्या? तो कहीं पर जैसे बिल्ली छत से कूदी या बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ पर हमें आपादान, इस तरह से वाक्य के लिए हमें आपादान कारक लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर 13 का ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर उदय शब्द का विलोम बताना है। तो देखिए विलोम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक शब्द आपको देखिए उदय दे रखा है, इसी का आपको विलोम शब्द पूछ रहा है। तो उदय का अर्थ क्या होता है? उदय का अर्थ आपका उगना होता है। क्या होता है? उदय का अर्थ उगना होता है। उगना, जैसे सूरज आपका उगता है और उसी के साथ शाम को जो है सूरज क्या हो जाता है? अस्त होता है। अस्त क्या हो जाता है? अस्त का मतलब आपका डूब जाता है, यानी संध्या के समय जो है सूरज डूब जाता है, तो उसी को हम अस्त कहते हैं। तो उदय का अस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 14 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर है, और निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका भविष्यकाल है। तो अगर भविष्यकाल की बात करें तो आपका फ्यूचर, आपने टेंस तो पढ़ा ही होगा, तो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो भविष्यकाल के लिए अगर मैं बात करूं तो 15 नंबर में मैंने देखा तो भविष्यकाल में ऑप्शन नंबर ए ही हमारा होगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यानी जो है भविष्य की बात यहाँ पर जो है बताई जा रही है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यहाँ पर भविष्यकाल आपका हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखा, मैंने एक पेड़ काट लिया, तो देखिए आपका कहीं ना कहीं वर्तमान काल की बात कर रहा है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था,
तो यह भी आपका नहीं होगा। और डी कह रहा मैं आपका आभारी हूँ, तो यह भी नहीं होगा। तो भविष्य की बात पूछ रहा है, तो भविष्य के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अब देखिए 10 से 17 तक वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको यहाँ पर क्या लगाना है। तो देखिए अगर बात करें माता को क्या, तो माता को आशीर्वाद नहीं होगा, और माता को शुभ कांक्षा यह भी नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, तो माता को प्रणाम। क्या हो जाएगा, माता को प्रणाम। तो ऑप्शन नंबर जो है हम सी विकल्प करेक्ट कर देंगे, माता को प्रणाम। अब देखिए 17 नंबर है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है डैश डैश कहलाता है। तो देखिए जिसके आने की तिथि ना निश्चित हो, ना ही दिन निश्चित हो, उसे ना तो हम अभ्यागत कहते हैं, ना ही गणमान्य कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं, तो पाहुन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो देखिए स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब साफ सुथरा यानी निर्मल। तो देखिए पंकिल भी नहीं होता है, ना ही नीरज होता है, ना ही आपका नीरज होता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाता है, तो निर्मल हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 18 में करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 19 से 20 तक निम्नलिखित वाक्यों में आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह एक महिला विद्वान थी। तो महिला के लिए विद्वान आपका नहीं लगाया जाता है, महिला के लिए हमेशा विदुषी लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वह एक विदुषी महिला थी। तो यह पार्ट मुझे सही लग रहा है बी में। आगे देखते हैं, वह एक विदुषी महिला थी, तो वह क्या देख रहा है, कह रहा है एक विदुषी महिला थी। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा। वह एक विद्वान, देखिए विद्वान नहीं महिला के लिए लगाया जाता है, तो महिला के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, तो विदुषी लगाते हैं। और गार्गी अपाला ऐसी दो महिलाएं थीं जो विदुषी थीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पर आपको 19 से 20 तक था आपका जो शुद्ध शब्द ही बताना था। तो देखिए 20 नंबर है, और पार्ट ए में देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यह मुझे सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं। वह सप्रमाण के साथ, देखिए सप्रमाण नहीं लगता है, और वह प्रमाण के सहित, देखिए प्रमाण के सहित नहीं होगा, और वह सप्रमाण देखिए यहाँ भी आ गया, तो यह भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा हो जाएगा कि अत्यधिक शुद्ध वर्तनी वाला जो हो जाएगा, वह हमारा वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यह शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा। आगे कह रहा है 21 से 22 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको एक शब्द का चुनाव करना है। तो कह रहा है अगर किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हेल्पर कहते हैं ना। किसी की सहायता करने वाले को हम क्या कहते हैं, हेल्पर। यानी हेल्पर का अर्थ क्या होता है, तो सहायक होता है। क्या होता है, तो सहायक होता है। तो देखिए सहायक ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। देखिए सहृदय नहीं होगा, और ना ही सहचर होगा, और ना ही आपका सहकार होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे सहायक कहते हैं, किसी की सहायता करने वाले को। और 22 नंबर में कह रहा है कि भला चाहने वाले को हम क्या कहेंगे। भला चाहने वाले को हम क्या कहेंगे, तो देखिए निस्वार्थ नहीं कहेंगे, यानी किसी का भला करना तो निस्वार्थी हो जाएगा। लेकिन यहाँ चाहने वाले को पुण्यात्मा भी नहीं कहेंगे, हितैषी कहेंगे। क्या कहेंगे, भला चाहने वाले को हम हितैषी कहते हैं। सहायक जो है किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं। अब 23 नंबर है, और कह रहा कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। यहाँ पर देखिए आपका अत्यधिक दे रखा है। अगर व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है, तो अत्यधिक आपका इसमें, अब देखिए अत्यधिक आपका कौन सा इसमें आपको उचित जो है सही शुद्ध वाला है अत्यधिक। तो अत्यधिक कैसा लिखा जाएगा, तो देखिए मैंने देखा ये पार्ट, देखिए अत्यधिक आपका ऐसे लिखा जाता है। बाकी आपके तीनों जो है ये आपके मेल नहीं खाते हैं, लेकिन अत्यधिक देखिए यह आपका शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प। अत्यधिक हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है,
यह ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन साखी, यानी ए बतिया सुन रूखी। तो इसमें अब कह रहा कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वियोग की बातें की जा रही है, यानी आँखें जो है वह हरि दर्शन की भूखी हैं, यानी हरि को देखने के लिए तरस रही है। तो इसी की बात हो रही है। तो देखिए वीर रस तो आपका होगा नहीं, वीर रस आपका उत्साह के लिए होता है, ये हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका वियोग श्रृंगार रस की बात यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए शांत रस भी नहीं होगा, ना ही आपका श्रृंगार रस होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकल्प कि वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा इसमें। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है। तो देखिए अभी मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था कि विद्वान के लिए हमेशा आपका क्या विदुषी यूज करते हैं। तो विदुषी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है 25 का करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको गद्यांश देखने को मिल रहा है, तो गद्यांश को आपको पढ़ना है और 26 से 28 तक आपको जो है उचित विकल्प चुनना है गद्यांश के अनुसार। यानी गद्यांश से आपको 4 प्रश्न आपका आएगा और आपको यह निर्णय लेना है कि गद्यांश को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं ना कहीं आपके इसमें फिक्स मिलेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से गद्यांश को ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपको इसके उत्तर की तरफ ले चलता हूँ। कह रहा समस्या को हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया, जिसमें भारत में 3 तरह के बच्चे की बीच तुलना की गई। एक तरह के वह बच्चे होते हैं जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और एक तीसरा समूह उन बच्चों का भी था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना की कि वह इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो उन स्कूली बच्चों ने उन स्कूली बच्चों ने दुकानदारी नहीं की, मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनी शब्द उनके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनके कारण नहीं समझा जा सका जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर बैठते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजगार की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वह अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वह सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के जो ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, वह उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो चलिए ये गद्यांश था, मैंने पढ़ा और अब देखिए इसके 4 हम इसका उत्तर करने वाले हैं। और 26 नंबर है, कह रहा है कि समस्याओं को हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था। तो किस विषय से जुड़ा था, तो ये जो आपका जुड़ा था वह गणित विषय से। किससे, तो गणित विषय से जुड़ा हुआ था। अब देखिए कि अगर गद्यांश के अनुसार 3 प्रकार के बच्चों में समस्याओं को हल खोजने के लिए गणित विषय पर आधारित जो है अध्ययन जुड़ा हुआ था। और जिन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, तो किन बच्चों ने जो है सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं, ये तो नहीं था। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते, ये भी नहीं था। जो दुकानदारी करते, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सवाल को हल करते हुए समय मौखिक गणना का प्रयोग
सर्वाधिक उन बच्चों ने किया जो दुकानदारी करते करते साथ ही स्कूल भी जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे कोई सब्जी वाला हो, चाहे कोई आपका दुकानदार हो, आप कोई सामान लेंगे तो आपको ऐसे ही बता देगा 200, 250, 300 का ऐसे ही आंकड़ा वो बता देगा जब तक आप जोड़ेंगे, क्योंकि उनका जो है रेगुलर एक प्रैक्टिस हो जाती है। इस वजह से जो है दुकानदारी जो बच्चे होते हैं वह गणित की लेख जोखा अच्छी तरह से कर लेते हैं। अब देखिए 28 नंबर है, कह रहा है अनुच्छेद के आधार पर कहा क्या जा सकता है कि अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। तो देखिए दुकानदार के बच्चे ही गणित सीख सकते हैं तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये तो जो है गलत हो जाएगा, ये अनुच्छेद में नहीं दे रखा था। बी विकल्प कह रहा है कि बच्चों को गणित सिखाना चाहिए, बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। तो देखिए गणित बच्चों को तो सिखाना चाहिए, लेकिन हमें जो है गद्यांश के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करना है। कहीं आप गलती से इसे मत कर दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और सी विकल्प कह रहा है कि बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए। तो देखिए गणित सीखने के लिए इसका ये मतलब नहीं है कि सभी बच्चों को दुकानदारी करना चाहिए। तो गणित जो है हम अभ्यास के तौर पर अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वयं ही हासिल कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप रोज़मर्रा की जीवन जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं या कहीं बाज़ार करने जाएंगे, तो आप जो है हिसाबों का आंकड़ा लगा लेंगे कि मैंने इतने की सब्ज़ी ली, मैंने इतने का कुछ खाया। तो यही रोज़मर्रा का जीवन है जो बच्चों को गणित सिखाने के लिए सक्षम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी 28 का करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मुहावरा है और कह रहा कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताना है आपको। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? तो दांत कटी रोटी का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। दांत कटी रोटी का अर्थ क्या हो जाता है? तो गहरी मित्रता। क्या हो जाएगा? गहरी मित्रता। दांत कटी रोटी का अर्थ आपका होता है गहरी मित्रता। यह कपटी मित्र का अर्थ हो जाएगा आपका आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अक्ल का दुम क्या हो जाएगा? अक्ल का दुम तो स्वयं को बुद्धिमान समझना है। क्या हो जाएगा? स्वयं को बुद्धिमान समझना। स्वयं को बुद्धिमान समझना। और अबनूस का कुंदा क्या हो जाएगा? अबनूस का कुंदा तो अत्यधिक काला व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अत्यधिक आपका काला व्यक्ति। अत्यधिक काला व्यक्ति। 30 नंबर है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो इंद्रियों को जीत ले उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए उसको देखिए पहले हम बात करते दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत दूर की बात पहले ही सोच लेने वाले को किसको? तो दूरदर्शी का मतलब क्या? तो आपने देखा होगा कि आपने दूरदर्शन नामक का एक चैनल देखा होगा। टीवी आपकी एक पहले चलती थी जिस पे दूरदर्शन नामक एक आपका जो है चैनल होता था। यानी पहले की वस्तुओं को देख लेना या सोच लेने वाले को हम दूरदर्शी कहते हैं। और दत्तचित्त कैसे किसे कहते हैं? दत्तचित्त का अर्थ होता है जिसने किसी विषय पर मन लगा लिया हो। क्या हो जाएगा? जिसने किसी विषय पर मन लगा लिया हो। और कुशाग्र बुद्धि का अर्थ क्या हो जाएगा? कुशाग्र बुद्धि तो जिसकी बुद्धि कुश यानी नोक की तरह हो, तेज हो। क्या हो? तो जिसकी बुद्धि नोक की तरह तेज हो उसे हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और इंद्रियों को जीतने वाले को हम जितेंद्रिय कहते हैं। थोड़ा सा मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, इस वजह से गला ख़राब है, बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। बाकी देखिए टोटल 100 नंबर कराऊँगा, क्योंकि अभी आप देखिए जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आज आई है। और अभी तक आप लोगों ने अगर आवेदन तो कर ही दिया होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सामान्य बुद्धि रीजनिंग से प्रश्न देखते हैं। और एक निश्चित कुछ भाषा में एडमिट को आपको इतना लिखा जाता है, BFMMY के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो आपको कार्ड को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? क्या दे रखा है? तो एडमिट दे रखा है, ए है, डी है, एम है, आई है और आपका टी है। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी चाहिए। देखिए ए हमारा एक पे होता है, डी है ना हमारा,
डी हमारा जो है 4 पे होता है, एम हमारा 13 पे होता है, आई हमारा 9 पे होता है और टी हमारा जो होता है वह 20 पे होता है। अब देखिए आगे देखिए, बी हमारा 2 पे होता है और एफ है इसके नीचे, और फिर क्या है, पी है, और पी के बाद क्या है, एम है, और एम के बाद आपका वाई है। यहीं पे बी हमारा 2 पे होता है और एफ हमारा 6 पे होता है, पी हमारा 16 पे होता है और एम हमारा 13 पे होता है और वाई हमारा 25 पे होता है। तो मैंने डिफरेंस देखा तो ए से बी तक आया तो मुझे एक का डिफरेंट दिखा, और हम 4 से अगर 6 तक आते हैं तो मुझे 2 का डिफरेंट दिखा, 13 से 16 तक जाते हैं तो मुझे 3 का डिफरेंट दिखा, और अगर मैं 9 से 13 तक जाते हैं तो मुझे 4 का डिफरेंट दिखा, और अगर 20 से मैं 25 तक गया तो मुझे 5 का डिफरेंट दिखा। यानी जो है पैटर्न आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या हो रहा है, तो मुझे 1 से 5 तक संख्याएं बढ़ती नज़र आ रही हैं। अब आके देखिए किसका कार्ड का पूछ रखा है, सी है, ए है, आर है और क्या है, तो डी है। अब देखिए इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ। सी हमारा 3 पे होता है, ए 1 पे, आर हमारा 18 पे होता है और डी हमारा 4 पे होता है। तो यहीं पर देखिए आगे देखिए, हम इसमें एक ऐड किया, मैंने इसमें एक ऐड किया तो सी से हमारा डी हो गया। अब देखिए ए में मैंने 2 ऐड किया तो यहाँ पर ए बी सी हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, सी हो गया। 18 पे हमारा 18 पे मैंने 3 ऐड किया तो 18 3 21, 21 पे हमारा यू हो गया, और 18 यहाँ पे मैंने कितना ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने 4 ऐड किया तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 पे हमारा एच होता है, क्या होता है, 8 पे एच होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी सी यू एच, क्या हो जाएगा, डी सी यू एच। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी विकल्प में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा जी एच आई जे और के एक पंक्ति में बैठे हैं। जे ने जे जो है वह ना तो एच के बगल में बैठा है और ना ही के। तो जे है, जे अंत में नहीं है, एच जी के बाईं ओर है, के बाईं ओर कौन है। तो देखिए पहले मैंने यहाँ तक बनाया तो कितने लोग हैं आपके, 1 2 3 4 लोग। तो कितने लोग हैं, तो टोटल 5 लोग हैं। तो देखिए कह रहा है कि जे न तो आपका एच के बगल में बैठा है और ना ही आपका के। तो देखिए और कह रहा है कि एच जो है जी के बाईं ओर है। एच जो है जी के, अगर एच को हम यहाँ बैठा देते हैं तो ये जी के बाईं ओर हो जाएगा, किसके, तो जी के बाईं ओर हो जाएगा। अब कह रहा है कि जे ना आपका इधर है ना उधर है, तो जे को हम जो है हम इसी के साथ ही बैठा देते हैं। जे को अगर हम यहाँ बैठा दें तो यहाँ पर आपका आई हो जाएगा और यहाँ पे हमारा के हो जाएगा। अब हम हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो के बाईं ओर कौन बैठा है। तो के बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखिए के बाईं ओर आपका आई बैठा है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब यहाँ देखिए आपको पहला दूसरा और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं और यह आपको मानना है कि कौन सा कथन जो है जानकारी के अनुसार सत्य है। अब यहाँ पर देखिए आपको कथन नज़र आ रहा है। कथन में कह रहा है कुछ पहाड़ियाँ जो है हिल से हैं, यानी टोले हैं, यानी कुछ पहाड़ियाँ जो हैं ये क्या हो जाएंगी, पहाड़ियाँ। कुछ पहाड़ियाँ क्या है, कुछ पहाड़ियाँ आपके हिल्स हैं, यानी आपका टीले हैं। फिर कह रहा है कोई टीला पहाड़ यानी माउंटेन नहीं है। यहाँ पर यहाँ बना देते हैं, ये क्या हो जाएगा, पहाड़। कोई आपका पहाड़ आपका माउंटेन नहीं है। तो निष्कर्ष कह रहा है पहला पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ टीले पहाड़ियाँ हैं।
तो कुछ टीले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कुछ टीले आपकी पहाड़ियाँ यहाँ पर कुछ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, कुछ पहाड़ियाँ आपकी टीले हो गई। ये तो हमारा पहला कथन जो है निष्कर्ष होकर सत्य हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ पहाड़ पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ यहाँ पर है, पहाड़ यहाँ पर है, कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा कह रहा है कि सभी पहाड़ियाँ पहाड़ हैं, तो देखिए कहीं पर आपको जो भी सभी पहाड़ पहाड़ियाँ नज़र नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष हमारा एक अनुसरण कर रहा है, कौन सा देखिए, केवल हमारा निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब 34 नंबर है, देखिए फिर कह रहा है कि आपका जे ए जी ई बी और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक गोले मेज की चारों ओर बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है, एफ जी के बाईं ओर है। एफ जो है देखिए, अगर एफ यहाँ पर है, ये जी के बाईं ओर हो जाएगा, एफ जी के बाईं ओर हो जाएगा। फिर कह रहा है और ए जो ए है, ए उसके विपरीत है, यानी ए जो है इसके विपरीत बैठा है। बी एक बी जो है ए और जे के बीच में है, बी जो है ए और जे के बीच में है, यानी एक आपका कौन बचा, एक आपका ई बचा, ई को यहाँ हम बैठा देते हैं। तो कह रहा है कि ई के बाईं ओर कौन बैठा है, ई के बाईं ओर कौन बैठा है, देखिए ई के बाईं ओर आपका ए बैठा है, कौन बैठा है, ए बैठा है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में है। ग्रेड को 62 149 के रूप में है, और फाइनल को आपका 530 47 के रूप में लिखते हैं, तो आपको रेगल को कैसे लिखा जाएगा? थोड़ा सा गले में दिक्कत चल रही है, बाकी आप मेंटेन कर लीजिए, आगे से आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी देखिए 35 नंबर है, अब देखिए यहाँ पर किसका पूछ रहा है, रेगल का पूछ रहा है। आर है, ई है, और क्या है आपका, जी है, ए है, और एल है। अब मैं देखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आपका आर का पूछ रहा है ना, देखिए आर आपका यहाँ पर है, इसका कितना दे रखा है, 2 है। आर का कोड कितना है, तो आर का कोड हमारा 2 हो जाएगा। अब फिर क्या ई है, ई का देखते हैं कितना दे रखा है, तो देखिए ई हमारा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या है, तो 1 है। अब देखिए जी हमारा पहले पे है, पहले का कोड क्या है, तो 6 है, हमने यहाँ पे 6 रख दिया। अब ए है, ए देखिए आपका कहाँ पर है, तो ए आपका यहाँ पर है। ए का कोड कितना है, तो यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, इसमें भी आपका ए का कोड आपका 4 है, तो हमने पहले 4 रख दिया। एल देखिए, एल कहाँ पर है, तो एल देखिए यहाँ पर है, और इसका कोड आपका 7 है, तो मैंने यहाँ पर 7 रख दिया। 21 644, 21 644 आपका किस में है, एल एल एल, 1 मिनट, अच्छा हाँ 1 मिनट, एल का देखिए, एल का कोड आपका यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पे एल का कोड 7 है, तो मैं 4 रख रहा हूँ, गलती हो गई। देखिए एल का कोड क्या हो जाएगा, एल का कोड आपका 7 हो जाएगा। तो 216 47 आपका 47 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प में है। कह रहा है, जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाता है, तब कौन सी उत्तर आकृति जो है सही छवि इसकी बनेगी, तो ये प्रश्न आकृति है, और इधर आपकी उत्तर आकृति है, तो कौन सी आकृति बनेगी। अब दर्पण आपका इस साइड रखा हुआ है, तो देखिए अगर दर्पण इस साइड रखा हुआ है, तो ये आपका आकृति घूम जाएगी, और ये वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। कह रहा उस विकल्प का आपको चयन करना है जो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूर्ण करेगा, श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए
अब मैंने सबसे पहले इसका नंबरिंग कर देता हूँ 1 और आपका 1 और 2। पहले 1 मिनट देखिए। तो यहाँ पर मैंने देखा, अगर मैं यहाँ से ए से आपका डी पर जाता हूँ, किस पे, ए से डी तक जाता हूँ, तो मुझे जो है ए से डी तक जाने में मुझे जो है 3 का गैप दिख रहा है। कितने का? तो 3 का। अब देखिए 3, अगर फिर डी से मैं आई पे जाता हूँ तो फिर मुझे कितने का, तो आपका 5 4 9, मुझे 5 का यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है। अब देखिए आई हमारा 9 पे होता है, डी हमारा 4 पे होता है और ए हमारा 1 पे होता है। अब पी हमारा कितने होता है? 16 पे होता है। यहाँ पे मुझे 7 का गैप नज़र आ रहा है। तो 3 2 5 तो 7, अब मुझे है 16 में जो है मैं 9 ऐड कर दूँगा। 9 6 15 और अब कितना जगह 25, 25 पे कितना होता है? तो आपका वाई होता है। अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे हमारा वाई आएगा। अब देखिए आपका ए बी सी डी, उसके बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ई और वाई हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ई और वाई ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब इनमें से मैं कौन से समीकरण को रख दूं जो गणितीय चिन्हों के आधार पर युग्म का जो अगर चयन करूं, कौन सा जो है यहाँ पर अगर मैं रखूं ए बी सी और डी को कौन रखूं जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। तो देखिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ, मैं डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी रख देता हूँ। कितना? ऑप्शन नंबर सी रख देता हूँ। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 44 और आपका कितना है? फिर आपका माइनस दे रखा है तो मैंने माइनस लगा दिया। माइनस के बाद 6 है, 6 के बाद कितना है? तो आपका मल्टीप्लाई है तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। मल्टीप्लाई के बाद आपका 12 है, 12 के बाद आपका क्या है? फिर डिवाइडेड है, डिवाइडेड के बाद 3 है और उसके बाद क्या है? तो आपका बराबर है और बराबर के इधर आपका 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है? 44 है और माइनस का 6 इंटू, अब यहाँ पे इसको, यहाँ पर मैंने 3 से 4 को काट दिया तो 3 चौका 12 हो जाएगा, बराबर आप देखिए इधर आपका 20 हो जाएगा। अब 44 इधर हो जाएगा, माइनस का 6 चौका 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 हो जाएगा, बराबर आपका 20 हो जाएगा। तो इधर आपका 44 में से आपका 24 जाएगा तो 20 आएगा। लेफ्ट हैंड बराबर आपका राइट हैंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और 39 नंबर में कह रहा है कि इस श्रृंखला को कौन सा जो है प्रश्न पूरा करेगा। तो आपका देखिए 0 पॉइंट आपका 25 है, 1 है, प्रश्नवाचक मार्क यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं आपका कितना दे रखा है। तो आपका 0 पॉइंट कितना है? 0 पॉइंट आपका 25 है, 0.25 है। अगर मैं इसमें कितना ऐड कर दूं कि मुझे 1 मिल जाए, इसमें मैं यहाँ पे कितना ऐड कर दूं? तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 0 पॉइंट आपका 75। तो यानी अगर 75 मैं 25 में ऐड करूँगा तभी तो जाके मुझे 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे जो है 0 पॉइंट आपका 75 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 मिलेगा। अब फिर मैं यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ अगर फिर मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? अब फिर मुझे यहाँ पर 0 पॉइंट आपका कितना हो गया? 0.75 में मैं कितना ऐड कर दूँ कि मुझे जो है क्वेश्चन मार्क पे पता चल जाए क्या आएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 1.25। तो मुझे कितना मिल जाएगा? तो मैंने यहाँ पर ऐड किया तो मुझे मिल जाएगा 2.25, 2.25 मुझे मिल जाएगा। अब 2.25 देखिए ऑप्शन नंबर ए विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सोनू यतेंद्र से लंबा है। क्या है? तो सोनू आपका यतेंद्र से लंबा है, सुभाष अमित से लंबा है, सत्तू सबसे लंबा है, अमित सोनू से लंबा है। यदि वे अपनी लंबाइयों के अनुसार खड़े हैं तो ठीक मध्य में कौन होगा? तो सोनू ये आपका यतेंद्र से लंबा है।
यानी सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा, सत्तू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सबसे पहले आपका सत्तू हो जाएगा। सत्तू के बाद आपका क्या हो जाएगा, सुभाष हो जाएगा। सुभाष हो जाएगा और सुभाष के बाद कौन हो जाएगा, सुभाष के बाद अमित हो जाएगा। अमित हो जाएगा, अमित के बाद कौन सा हो जाएगा, तो अमित के बाद आपका सोनू हो जाएगा। सोनू हो जाएगा, सोनू के बाद कौन सा हो जाएगा, तो यतेंद्र हो जाएगा। यतेंद्र हो जाएगा। तो कह रहा है कि ठीक मध्य में जो है आपका कौन खड़ा है, तो दो मैंने इधर से हटा दिया और दो मैंने इधर से हटा दिया, तो बीच में अमित जो है आपका सबसे ठीक मध्य में खड़ा है। कौन खड़ा है, तो अमित खड़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है उस आकृति को छिपी हुई है, और कौन सी आकृति इसमें छिपी है, यानी अंतर्निहित है। तो ये आकृति आपको किस, ए बी और सी किस में दिखाई दे रही है। तो पहले आकृति में देखते हैं आपका, यहाँ से मैं इसको यहाँ से लाया, एक मिनट, यहाँ से यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर मैं इसको यहाँ लाया ऐसे, यहाँ से फिर मैं इसको सीधा यहाँ लाया, सीधा लाने के बाद मैं इधर लाया और उसके बाद इधर गया, तो ये ए और ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूर्ण करेगा। फिर उसी तरह से आपको क्वेश्चन मिला। अब देखिए 32 है, 144 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 2916 है, फिर आपका 13,122 है और 59,000 आपका 49 है। यहाँ पर अगर मैं 32 से अगर 144 तक जाता हूँ तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे 4.5 से गुणा करना पड़ेगा। कितना, 4.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है कह रहा श्रृंखला को कौन सा अक्षर जो है पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, कौन सा, ये आपका 7 नहीं है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो आपके लिए रहेगा होमवर्क, कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपका नाम बताऊँगा सबसे पहले किसने जवाब दिया। अब बिन आरेख दे रखा है और कह रहा है कि वर्गों के बीच को सही संबंध को सर्वोत्तम ढंग से कौन आपका दर्शाता है, तो अविवाहित है, विवाहित है और व्यक्ति है। तो देखिए अब बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्ति एक आपका होता है पर्सन, वह आपका शादीशुदा भी होता है, यानी आपका विवाहित भी हो सकता है पर्सन यानी व्यक्ति, और वह आपका अविवाहित भी हो सकता है। कौन सा, वह विवाहित भी हो सकता है आपका और अविवाहित भी हो सकता है। कौन, तो एक व्यक्ति। अब देखिए आपको कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कह रहा है सभी डिब्बे जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो डिब्बे हैं, सभी डिब्बे जो हैं वह क्या है, तो जा रहे हैं। और कह रहा है कोई दिन आपका डब्बा नहीं है। कोई दिन नहीं, आपका टीन होगा, टीन, दिन है ना, दिन है। कोई दिन आपका जो है आपका डब्बा नहीं है। तो अब देखिए पहला कह रहा है कुछ जार आपके दिन है, तो जार आपका यहाँ पर है, दिन आपका यहाँ पर है, कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा सभी दिन जो है जार हैं, तो दिन यहाँ पर है और जार आपका यहाँ पर, यहाँ भी कोई संबंध नहीं है। तो हमारा कोई निष्कर्ष इसमें से जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, सी, ना तो निष्कर्ष एक ना निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहे हैं। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 आपको किसी तरह समान है और एक अलग है। उसी असंगत को आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें 850, आपका 825 दे रखा है। कितना, 825 दे रखा है।
अगर मैं इसे 11 से काटता हूँ तो 11 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो यहाँ 12 में 7 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा और आपका 5 आएगा। तो आपका 11 पचे 55 हो जाएगा। यानी यह भी आपका 11 से कट जाएगा पूरी तरह से। अब फिर हम 2321 को देखते हैं। 2321 दे रखा है आपका, इसे 11 से काटते हैं तो 11 दूना कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा, एक बचेगा। और 11 ग्यारहिया में आपका कितना होता है, तो 121 होता है। यह भी आपका पूरी तरह से कट जाएगा। विकल्प सी देखते हैं। 900 कितना दे रखा है, 68 दे रखा है। इसे हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 8 आपका कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से आपका नहीं आएगा और 16 में से 8 आपका 8 आ जाएगा। 11 8 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यानी यह भी आपका पूरी तरह से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, 15 और 21। तो 11 ग्यारह में आपका 11 कम 11 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 4 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है 11 से जो है आपका विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 1521 आपका असंगत हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है सामान्य जानकारी। अब यहाँ से आपको जो है जीके जीएस स्टार्ट है। 46 में कह रहा है कि जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा। तो कह रहा है कि राज्यपाल और विधानसभा, राष्ट्रपति या संसद। तो देखिए, अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा हो जाएगा कि आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग आपके 350 से 360 तक के आपातकाल से संबंधित उपबंध इसमें उल्लेखित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो आपका 47 नंबर है। तो देखिए, आपका 2 राज्यों के मध्य विवाद भी सुलझाता है वह। केंद्र और किसी राज्य के मध्य विवाद यह भी सुलझाता है। राष्ट्रपति के चुनाव पर विवाद भी सुलझाता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी विवाद सुलझाता है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव पर विवाद यह नहीं करता है और ना ही राज्य के सदस्यों के चुनाव पर विवाद है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 31 में, यानी आर्टिकल आपका आर्टिकल आपका 31 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 3 तरह के मामलों को सुनवाई करता है: भारत सरकार तथा एक या अधिक संघ के राज्यों के बीच विवाद। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें 5 और 6 जो है वह इसके क्षेत्र के अधिकार में नहीं आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेशी यात्रा का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा वह अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 20, 21 या आपका 22। तो अनुच्छेद आपका 21 हो जाएगा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है वंचित नहीं किया जा सकता है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 में आपका यथा परिभाषित जिला न्यायाधीश में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपके यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, यहाँ पे बात करें आपका तो चौथा आपका और 9वां और 10वां, यानी चौथा और 9वां और 10वां यह जो है, यानी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ये भी नहीं है और ना ही आपका मुंसिफ मजिस्ट्रेट ये भी नहीं है और ना ही आपका जिला मजिस्ट्रेट ये भी नहीं है। बाकी आपके सत्र न्यायाधीश भी हो जाएगा। यानी आपका कौन कौन सा नहीं होगा, तो चौथा और 9वां और आपका कौन सा, तो 10वां। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध का रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था।
तो निम्नलिखित में से किस गैस का जो है प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो ये जो आपका कौन सी गैस थी? तो ये जो आपकी गैस थी वह आपकी मस्टर्ड गैस थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया? तो फसल एवं पशु आधान को शामिल किया गया है, वानिकी को भी, मत्स्य पालन को भी, लेकिन खनन और उत्खनन को जो है शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका कौन कौन सा शामिल किया गया? जैसे आपका मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, बागवानी, रेशम कीट, यह सब शामिल किए गए, लेकिन खनन और उत्खनन आपका इसमें शामिल नहीं किया गया है। कह रहा केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 52 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रिंट आपका 2 हो जाएगा। देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं, शोध एवं अनुसंधान कार्यों का रोड मैप तैयार करने के लिए और इसे जनता से जोड़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2015 को जो है इंडिया योजना का शुभारंभ किया। भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या नहीं है? तो देखिए व्यय सुधार है और राजकोषीय श्रेय आपका सुदृढ़ीकरण है, लेकिन सरकार की आय में वृद्धि ये नहीं होगा। बाकी ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य सावरकर द्वारा व्यय संबंधित सुधारों को विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की वृद्धि करना था। कह रहा भारत के संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पास किया? ये आपका था 123वां संविधान संशोधन। भारत के किस वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है? तो 55 का ए हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि गला ठीक नहीं है और बोलने में दिक्कत हो रही है। कह रहा वर्ष 2020 में कौन सा राज्य भारत की जनसंख्या की औसत आयु से आगे अधिक होगा? ये आपका था केरल था। कौन था? तो केरल। कह रहा कि वर्ष 2021 तक वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम बनाए रखने के लिए विश्व विश्व कितना गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्सर्जन करेगा? तो आपका 57 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2900 गीगावाट। कह रहा है कि कोयला, देखिए कथन कह रहा है कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के कारण अम्ल वर्षा नहीं होती है। अब कारण है, कह रहा कोयले के वाहन से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो ए है, बी है, सी है और आपका डी है। तो 58 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोनों कथन आपके ए कारण आर सत्य है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल गंधक जो है तेजाब बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो 59 में हो जाएगा आपका जर्कोनियम हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आपका आयोडीन होता है? तो ये आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा। अब देखिए आपका 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत रूप से सम्मिलित है? तो देखिए आपका सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा ये सही हो जाएगा।
कॉपर सल्फर नीलत होता है, ये भी सही हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, ये भी सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश दे रखा, ये आपका गलत हो जाएगा, यही हमसे पूछ रहा था। वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो देखिए ये आपका था लौह तकनीकी। कौन था? तो वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। कृषि व्यवसाय के विकास में लौह तकनीकी महत्वपूर्ण आपका कारक है। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापंथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख पर आपका प्रयाग प्रस्ती में है? तो टोटल आपके 12। दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश के जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो सरकी, बहमनी, गौरी और खिलजी। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर आपका संकी हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य के अवध की स्थापना की? तो आपके शहादत आपका खा हो गया जाएगा। अब आपके यहाँ से कंप्यूटर आपका स्टार्ट है। कह रहा कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये आपका क्या है? तो ये देखिए आपका सॉफ्टवेयर है। क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। कह रहा AIFF फॉर्मेट जिसके द्वारा विकसित किया गया था? तो 67 में आपका एप्पल के द्वारा। AVI फॉर्मेट संग्रहित वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? AVI में। कह रहा डैश डैश फाइल बहुत अधिक जटिल तकनीकी कॉम्प्लेक्स टेक्निक का उपयोग करती है। ये आपका हो जाएगा JPG। ओपन ऑफिस इम्प्रेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये आपका है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला से जुड़े किसी सेल को डिलीट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि होती है? तो 71 में कौन सा हो जाएगा? तो कौन सी त्रुटि होती है? तो ये जो त्रुटि होती है आपका हैश टैग के साथ REF के साथ आपका संबोधन का चिन्ह लगता है। यही त्रुटि आपका जो है दिखाता है। और निम्नलिखित में से किससे वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को देखा जा सकता है जो किसी विशेष मानदंड को पूरा करता है? तो ये आपका क्या होता है? तो फिल्टरिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्कशीट की सक्रिय सेल में डाटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। तो फार्मूला बार के लिए, स्टेटस बार के लिए, नो आपका नेम बॉक्स के लिए, टाइटल बार के लिए। तो आपका फार्मूला बार के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है A3 A6 क्या दर्शाता है? A3 A6 क्या दर्शाता है? तो ये आपका दर्शाता है A3 A4 A5 A6। यह क्या होते हैं? यह बीच के कॉलन का प्रयोग किया जाता है जो सेल की रेंज को प्रदर्शित करते हैं। कह रहा कि आपका लिब्री ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग है। लेबर ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ये आपका होता है राइटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइटर। कह रहा कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके आते हैं स्टोर भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है, लॉजिकल यूनिट और आपका कंट्रोल यूनिट, ये सब होते हैं। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जो आपका होता है डिस्प्ले होता है। कौन होता है? तो स्टोर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट। कौन सा आपका 77 है? तो आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग, CPU हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक CPU के 3 भाग कौन कौन से होते हैं?
तो ये आपके क्या क्या होते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और आपका मेमोरी। ALU और कंट्रोल यूनिट और आपका मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एस रैम में अक्षर एस क्या है। एस रैम में एस क्या है इसमें अक्षर, तो आपका क्या है, स्टैटिक है। निम्नलिखित में से कौन सा 256 निबल्स के बराबर है, तो आपको क्या है, 128 बाइट्स के बराबर है। अब आपका यूपी स्पेशल है और मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ क्योंकि गले में ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है, आपका वज्रभूमि से। कहाँ से, तो आपका ब्रजभूमि से है। और यह बात करें तो यह नृत्य उत्सव पुरुष और महिला द्वारा जो है किया जाता है, जिसमें सिर पर घड़े रखकर और उस पर दिया रखकर जो है आपका प्रदर्शन किया जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि यह जो आपका नृत्य करती हैं आपके तेल के दीपक रखकर। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में क्या बातें बताई जा रही है। यह संतुलन एक कठिन कार्य है जहाँ पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच में 108 तेल की लैंप को रखकर अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए जो है लिखे गए हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा 83 में, ये आपका हो जाएगा चरकुला नृत्य से आपका संबंधित हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो आपका है कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक का शैली का जन्म ब्राह्मण पुजारियों द्वारा हिंदुओं की पारंपरिक गणना में निहित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है, तो ये आपका कथक का। कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा पर हुआ था और जो बनारस घराने से संबंधित थे, तो ये कौन है, तो पंडित किशन महाराज हो जाएंगे। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताना है जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, तो कौन हो जाएंगी, तो सिद्धेश्वरी देवी हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वह थे श्री अखिलेश यादव। और ये आपके कब इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल जो था वह 2012 से, कब से, 2012 से इनका जो कार्यकाल था 2017 तक था। और बात करें इस वर्तमान में आपके योगी आदित्यनाथ हैं, कौन है, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ है। और सबसे पहले अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए उत्तर प्रदेश का, तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत थे, ये आपके पहले थे। कह रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष आपका स्थापित हुआ था, तो ये आपका जो स्थापित हुआ था आपका 1976 ईस्वी में। कब स्थापित हुआ था, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश जो है आपका 1976 के तहत राज्य में लोक सेवाओं के सेवा और रोजगार से संबंधित मुद्दों पर और विवादों पर सुनिश्चित कराने के लिए की गई थी। कह रहे जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के किस राज्यों में पायदान पर है, तो अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो आपके पहले स्थान पर है। कौन सा, तो यूपी आपका पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र आपका जो है दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है आपका वह तीसरे स्थान पर है। और यहीं पर बात करें वेस्ट बंगाल का, तो ये आपका चौथे स्थान पर है। कह रहा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान कौन सा है भारत में, तो अभी मैंने आपको बताया पहला। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2021 में 898 से बढ़कर 2011 में कितना कहाँ तक पहुँच गया, तो काफ़ी सुधारों के बाद यह लिंग का अनुपात आपका बढ़कर जो है कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो आपका 912 पहुँच गया।
और लिंगानुपात कैसे आपका देखा जाता है, तो देखिए 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 मेल पर आपकी फीमेल की जनसंख्या जो है निर्धारित की जाती है, उसी से लिंगानुपात निकाला जाता है। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था, तो देखिए अभी मैंने बताया आपका 898 था। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो ये आपका जो है जौनपुर से है। और जौनपुर की स्थापना जौना खान के नाम से हुई थी। एक जिला एक उत्पाद से आपका क्वेश्चन है, और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में डैश डैश को प्रोत्साहन करना है। तो एक योजना एक जिला एक उत्पाद जो है, इस योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको जो है प्रोत्साहित करना है, तो ये जो है आपका स्वदेशी और विशेष उत्पाद को। कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, किस शहर के पास स्थित है, तो ये जो आपका स्थित है कहाँ पर, तो आगरा के पास। कहाँ पर, कीठम झील सूर सरोवर अभ्यारण्य आपका आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री जो है स्थापित की थी, तो कहाँ पर स्थापित की थी, तो गाजीपुर में स्थापित की थी। और आपका कब, तो 1820 ईस्वी में। कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष कब लगता है, तो आपका 12 मार्च में। तो आपका अभी आप कुंभ मेला चल रहा है, और 12 वर्ष में आपका यह 12 वर्ष में एक बार लगता है। और छः ईयर में आपका यह हाफ लगता है। कहाँ कहाँ और ये लगता है, तो देखिए ये आपका 4 जगह भारत में, इंडिया में जो है आपका यह 4 जगह आपका लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, तो एक तो आपका कहाँ पर, तो आपका हरिद्वार। कहाँ पर लगता है, हरिद्वार में लगता है। और आपका नासिक में। कहाँ पर, नासिक में और उज्जैन में। और आपका कहाँ पर, तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा बी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है, तो आपका इलाहाबाद में। तो आज के लिए थोड़ा मैंने जल्दी करा दिया, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मौसम में आपका उतार चढ़ाव हो रहा है। बाकी अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।